चलिए आज के वीडियो में हम लोग बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल के कुछ बेसिक्स को सीख लेते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है, सबसे पहले इसको जानेंगे, इसके बाद जो है आगे की बात करेंगे। इसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा, जिनमें सबसे पहले आता है चर राशि। ठीक है, सबसे पहले आता है चर राशि, जिनको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल होते क्या हैं, नाम से ही ध्यान से सुना, नाम से ही इसका पता चल रहा है चर। ये चरते रहता है, चरते रहने का मतलब है कि बदलते रहेगा। ठीक है, तो इसके मान जो है बदलते रहते हैं। ऐसी राशियां जिनकी मान जो है वो अलग अलग गणितीय परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहता है, उसे चर कहते हैं। जैसे कि A to Z। ठीक है, A to Z में जितने भी लेटर्स हैं वो सब के सब क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, चर हैं। फिर इसके बाद अगला चीज़ आता है हमारे पास, दूसरी चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अचर। ठीक है, अचर, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट जो राशियां हैं ये क्या होती हैं, इनके मान कभी बदलते ही नहीं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 10/6, 3/4, ये सब का जो है -7, ये सब ऐसी राशियां हैं जिनके मान कभी भी नहीं बदलते हैं, तो ये अचर कहलाते हैं। ठीक है, अचर यानी स्थिर, ये बदलेंगे नहीं। फिर इसके बाद तीसरी बात हम लोग करते हैं व्यंजक की। व्यंजक क्या होता है भाई? ठीक है, ये व्यंजक क्या होता है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं इसको, बीजीय व्यंजक। इसमें क्या होता है कि जब भी चर और अचर राशियाँ दोनों को एक साथ लिखा जाता है तो उसको कहा जाता है व्यंजक। जैसे कि एक एग्जांपल अगर ले हम यहाँ पर, तो एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ ऐसे 2ax, तो फिर दोनों ही आ जा रहा है वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, व्यंजक में जो है यहाँ पर मान लो 2x + 3y इस तरह से आ गया, तो ये एक व्यंजक है। ठीक है, 5y ये भी एक व्यंजन है, 7z ये भी एक व्यंजक है। तो इस तरह से बीजीय व्यंजक तैयार होता है। ठीक है, अब इन्हीं बीजीय व्यंजक में से कुछ व्यंजकों को हम लोग बहुपद कहते हैं। कैसे व्यंजकों को बहुपद कहेंगे, तो बहुपद होने की शर्त क्या है? ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी भी व्यंजक को बहुपद होने के लिए किन किन शर्तों को मानना पड़ेगा, इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, बहुपद होने की शर्त। ठीक है, कंडीशंस टू बी अ पॉलिनोमियल। देखो इसमें कहता है कि पहली बात तो कोई भी अचर राशि जो है, अचर नहीं, चर राशि। ठीक है, कोई भी चर राशि जो है वो बटा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बटा में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बटा में नहीं होने का मतलब कि हर के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हुआ पहला शर्त। ठीक है, और दूसरा शर्त है इसका, पहला शर्त तो हो गया कि उसको किसी भी भिन्न में जो है वो हर के रूप में नहीं होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए कि चर जो है ना वो रूट में नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, रूट में ना हो। ठीक है, ना हो, तब उसको कहेंगे बहुपद। जैसे कि एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स अगर ले हम लोग, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल लेंगे 2x + 3y = 5, इस तरह से ले लिए। ठीक है, तो यहाँ ऐसे =5 ना ले करके -4 ही ले ले या कुछ और ले ले, तो इस तरह से इसको कहेंगे बहुपद। ठीक है, ये भी एक बहुपद हुआ। ठीक इसके बाद देखो यहाँ पर, इसमें देखो x और y जो है ये चर राशि है, ये हर के रूप में नहीं है और ना ही
रूट में है। फिर इसके बाद देखो, अगर अब दूसरा एग्जांपल कोई हमसे ये कह दे कि 2x प्लस 3y प्लस 4 प्लस 9 कर देते हैं इसको, प्लस 9 अगर कह दे तो ये बहुपद होगा क्या? नहीं, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये जो है, ये x यानी कि चर जो है, चर वाला पद जो है, वेरिएबल जो है वो नीचे में आ गया है, हर के रूप में आ गया है, तो इसको बहुपद नहीं कहेंगे हम। ठीक है। इसी तरह से अगर आपके सामने इस तरह का एग्जाम्पल रख दे अगर कोई 7√x प्लस 5y माइनस 91 ऐसे कह दे अगर, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप यहाँ पर ध्यान से देख लो, ये x जो है रूट के अंदर में जाके बैठ गया है, तो रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए, तो इसको भी बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है। तो इन 2-3 एग्जाम्पल्स के ज़रिए आप इतना तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस बीजीय व्यंजक को बहुपद कहेंगे और किसको बहुपद नहीं कहेंगे, ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब बहुपद के प्रकारों की बात कर ले हम अगर, ठीक है, बहुपद के प्रकार की बात कर ले तो बहुपद के कई प्रकार हो सकते हैं। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। ठीक है। बहुपद के कई प्रकार हो सकते हैं। ठीक है। बहुपद के प्रकार, ठीक है। इसको हम लोग पहले जिस आधार पर बांटेंगे वो है पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर। ठीक है, आधार पर। ठीक, तो इसमें क्या कहता है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। पहला नंबर इसमें आ जाएगा, पहला नंबर इसमें आएगा कौन? एक पदी बहुपद। ठीक है, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। ठीक है, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, जितना इधर समझ लेना पॉलिनोमियल है। इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? एक होगी। पदों की संख्या एक होगी इसमें। ठीक है, पदों की संख्या कितनी होगी? एक। ऐसे बहुपद को एक पदी बहुपद कहेंगे, जैसे कि 2x, ठीक है, 4y, 7z, 7, ये भी एक बहुपद है। हाँ, ये भी एक बहुपद है और ये स्पेशल टाइप का बहुपद है, इसको कहते हैं अचर बहुपद। ठीक है, अचर बहुपद, इसमें केवल और केवल अचर पद ही दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो वेरिएबल था वो क्यों नहीं दिखाई दिया, ये अभी थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन जब भी केवल और केवल कोई संख्या लिखा रहे, अचर लिखा हुआ रहे, तो वो भी एक बहुपद है और वो है अचर बहुपद। इसी तरह से आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या 0 को भी बहुपद कह सकते हैं? तो हाँ, इसको भी बहुपद कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं बहुपद। ठीक है, और इसको भी हम कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं शून्य बहुपद। ठीक है, ये है शून्य बहुपद, इसका नाम है क्या? 0 को शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, 0 पॉलिनोमियल कहा जाता है इसको। ठीक, इसके बाद देखो द्विपदी बहुपद में क्या है? द्विपदी बहुपद जो है इसमें 2 पद होंगे। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है पदों की संख्या 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3, या इस तरह से और भी एग्जाम्पल हो सकता है कि 5y माइनस z, ऐसे भी हो सकता है एग्जाम्पल इसका। ठीक है, 2 ही पद होना चाहिए इसमें। ठीक, अब दोनों पद जो है वो चर और अचर दोनों हो सकता है। अब इसके बाद देखो त्रिपदी बहुपद भी होता है कुछ। ठीक है, त्रिपदी बहुपद जिसमें, अच्छा, द्विपदी को इंग्लिश में जो है हम लोग बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, बाइनोमियल, और इसको कहते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल ना, स्पेलिंग में गड़बड़ हो रहा था, ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल कहते हैं इसको। पदों की संख्या कितनी होगी?
3 होगी। तो जैसे एग्जाम्पल में अगर बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर हो जाएगा इसमें 7y + 3 या 7y + 3z + 1 ऐसे हो गया। ठीक है, इसी तरह से 4a + 3b + 5c, इस तरह से 3 टर्म हो गया इसमें। ठीक है, अब इसमें अनेक पद भी हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा टर्म भी इसमें भी हो सकता है। ऐसे बहुपदों के लिए कोई स्पेशल टर्म नहीं दिया गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरे आधार की बात करते हैं जिसमें पॉलिनोमियल को हम लोग बांटते हैं, यानी बहुपद को बांटते हैं। दूसरा आधार है चरों उसके घात के आधार पर। ठीक है, बहुपद के घात के आधार पर। ठीक है, बहुपद के घात के आधार पर। ठीक है, तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बहुपद का घात क्या होता है भाई, इसको समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो एक बात याद रखिए कि बहुपद का घात उतना ही होगा जितना कि उस बहुपद में किसी चर जो पद है, चर है, उसका सबसे बड़ा पावर जो है वही उसका घात होगा। ठीक है, पावर ऑफ पॉलिनोमियल वही होता है जो मैक्सिमम पावर हो किसी भी वेरिएबल का। तो अगर ध्यान से अगर देखा जाए, एक एग्जांपल के ज़रिए अगर समझें इस बात को, तो 2x + 7 + 3x + 4 + 7 7x² - 2 इस तरह से अगर लिखा हुआ रहे। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि इस बहुपद का घात कितना है, तो इसका घात जो है हम देखने जाएंगे कि चर जो है ना उसका सबसे बड़ा पावर कौन है। तो चर तो इसमें x है, x का यहाँ पावर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, तो सबसे बड़ा पावर तो यही हुआ ना 7। तो इसका घात जो है इस बहुपद का कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से जो है बहुपद के घात के आधार पर, यानी बहुपद का कितना घात है, कौन सा घात है, इसके आधार पर हम लोग बात करेंगे बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुपद के जो है कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि रैखिक बहुपद। ठीक है, किसी किसी किताब में इसको एक घातीय बहुपद भी कह सकता है, रैखिक बहुपद। ठीक है, अब रैखिक बहुपद में क्या होता है कि घात जो है बहुपद का 1 होता है। घात कितना होता है, 1 होता है। अब इसी के साथ साथ एक और बात याद रखते चलिए कि किसी भी बहुपद का जितना घात होता है ना, उतना ही उसके बहुपद की उस बहुपद के शून्यक होते हैं, यानी शून्यकों की संख्या भी उतना ही होती है। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या भी 1 होगी। जितना घात उतना ही शून्यकों की संख्या। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो एग्जाम्पल में हो जाएगा 2x + 3, ये भी एक बहुपद है। इसका जो चर पद है ना, चर जो है x, इसका पावर कितना है, 1 है। तो पावर 1 है तो ये रैखिक बहुपद है, और रैखिक बहुपद है तो इसका जो शून्यकों की संख्या है वो 1 ही होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखो एक बात ध्यान में रखना कि किसी भी रैखिक बहुपद का सामान्य रूप जनरल फॉर्म, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है ax + b। ठीक है, और इस तरह से अगर शून्यक निकालने जाएंगे ना हम इसका, तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि शून्यक होता क्या है, तो किसी भी बहुपद के चर का वो वैल्यू होता है जिस वैल्यू के चलते उस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने पर 0 आ जाए। ठीक है, यानी इस x की जगह पर क्या रख दें, ऐसा कौन सा वैल्यू रखें कि इस पूरे चीज़ को 0 कर दें। ठीक है, वही इसका शून्यक होगा। तो इसका शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या तरीका आजमाते हैं कि सीधे सीधे जो है
इसमें जैसे यहाँ पर है ना ax प्लस बी इसका सामान्य रूप है, इसका हमको शून्यक निकालना होगा, तो इसको 0 के बराबर कर देंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ax इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा और x इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा। ये इसका शून्यक हो गया। ठीक है, कभी भी रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने के लिए कहें तो इस तरह से करके आप शून्यक जो है निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो आगे ध्यान दो रैखिक बहुपद। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं रैखिक बहुपद के बारे में, इसका ग्राफ कैसा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है कि ग्राफ कैसा होगा किसी भी बहुपद का। ठीक है, ग्राफ आलेख या फिर इसको एक और शब्द कहते हैं ग्राफ आलेख या और कुछ कहते हैं ज्यामितीय निरूपण कह सकते हैं। ठीक है, नीचे में लिखते हैं इसको। ठीक है, ऊपर में तो जगह है नहीं, नीचे में लिखते हैं। ठीक है, ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, ज्यामितीय निरूपण क्या होगा इसका, तो देखो इसका जो है किसी भी रैखिक बहुपद का जो है ग्राफ एक सरल रेखा होती है, एकदम सरल रेखा। ठीक है, सरल रेखा होगी। कहने का मतलब है कि ये जो है अगर इस तरह से x और y एक्सिस ले लें हम अगर, तो इसका ग्राफ जो है कहीं ना कहीं इस तरह से एकदम सीधा जाएगा। ठीक है, सरल रेखा होगी, चाहे वो ग्राफ ऐसे जाए, ठीक है, या ऐसे जाए या कैसे भी जाए, लेकिन वो ग्राफ जो है एक सीधी रेखा ही बनेगी। ठीक है, वो ग्राफ कैसी बनेगी, एक सीधी रेखा ही बनेगी। ये x था और ये y था। ठीक है, इतनी बात कर लिए हम लोग। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग द्विघात बहुपद की तरफ। ठीक है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद इंग्लिश में इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें घात कितना होगा, नाम से ही पता चल रहा है द्विघात है तो 2 होगा इसका घात। ठीक है, अब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो जितने घात की संख्या है उतने ही शून्यक होंगे। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, अब इसका सामान्य रूप पर बात करते हैं। ठीक है, इसके ग्राफ की पहले बात कर ले, तो इसका ग्राफ जो है ना वो पाराबोला टाइप का होता है। ठीक है, परवलय, हिंदी में उसको परवलय कहते हैं, इंग्लिश में पाराबोला। ठीक है, पाराबोला टाइप का होता है इसका ग्राफ। ठीक है, ग्राफ कहने का मतलब कि ऐसे इस तरह से होगा, ये ऐसे। ठीक है, पाराबोला। ठीक, अब इसके बाद देखो, इसके बाद आगे आते हैं हम लोग इसके सामान्य रूप पर। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप जो है यानी कि जनरल फॉर्म जो है वो क्या होता है, द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म जो है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a क्या है, a b c सब अचर पद है। ठीक है, a b c सब जो है अचर पद है, या a को ऐसा भी कह सकते हैं x² का गुणांक है, क्योंकि x² में a का गुना हो रखा है। ठीक है, b का गुना हो रखा है x में, तो x का गुणांक b हो गया, और ये तो अचर पद है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो इसका घात है अगर 2 है, द्विघात बहुपद का 2 घात होता है तो इसके शून्यक भी 2 होंगे। एक को अगर हम अल्फा कह दें और दूसरे को बीटा, तो इनमें, ठीक है, अल्फा बीटा में और इसके चर के गुणांकों में क्या रिलेशन होगा उसको समझते हैं हम। ठीक है, तो इसमें 2 तरह की रिलेशन होते हैं। ठीक है, अगर अल्फ़ा और बीटा को जोड़ दोगे ना तो ये उतना ही आएगा, जब ये b ले लो और a कर दो। ठीक है, a से डिवाइड कर दो और एक माइनस अपने आप लगा दो अपने मन से, तुमको अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन कहता है तुमसे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालने के लिए तो। ठीक है, अब इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा का है ना, शून्यकों का गुणनफल तुमसे पूछ दे तो क्या करना है,
अचर पद में एक्स स्क्वायर के गुणांक से डिवाइड कर दो, हो गया। इसमें माइनस लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ जो है आप याद रखेंगे, आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। इसके बाद देखें अगर हम, तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा। अब जो है हम बात करते हैं ग्राफ का, तो बात करिए लिए हैं इसका। अब कुछ क्या कर लेते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल देख लें। नहीं, एग्जाम्पल अभी नहीं देखते हैं, अभी कुछ और बात कर। अब देखो यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं। शून्यक को ही ना, जो शून्यक होता है उसी को हम लोग कहते हैं मूल, ठीक है। मूल भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसको इंग्लिश में जीरो या रूट भी कहा जाता है इसको, ठीक है, ऐसे। तो सॉरी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से, तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आई हैं। इसके बाद देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं कुछ यहाँ पर, ठीक है। तुम हटो यहाँ से भाई, ठीक है, तुम हटो। और अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लें, चलो एग्जाम्पल में रख लेते हैं यहाँ 2x² प्लस, है ना, ये 8 और ये हो जाएगा इसको 8, ये तो 4x, ठीक है, और 16 कर लेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, कुछ दूसरा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 2x ले लेते हैं, ठीक है। और सर यहाँ पर हो जाएगा -10 रख लेते हैं, ठीक है। ये एक द्विघात बहुपद है, कोई शक है इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद देखो इसका शून्यक अगर निकालना रहेगा हमें, तो इसका शून्यक हम दो तरीक़ा से निकाल सकते हैं। एक तो गुणनखंड विधि से निकाल ही सकते हैं, और निकालेंगे भी, गुणनखंड विधि से निकालेंगे भी हम लोग। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी तरीका है जिसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले गुणनखंडन विधि से देख लेते हैं इसमें। तो गुणनखंडन विधि से इसको जब शून्यक निकालने जाएंगे, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, ये इसमें क्या होता है कि मिड टर्म को जो है ऐसे दो पार्ट में तोड़ना होता है। पहले तो हम लोग इसका और इसका गुना कर लेते हैं, 10 दूनी 20 आएगा, है ना। अब इस 20 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिसको गुना करने पर 20 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला टर्म जो है वो आ जाए, ठीक है। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, इसको कौन से टर्म में जो है इसको तोड़ें कि ये 20 जो है गुना करने पे 20 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पे 2 आ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा करना है हमें। नहीं, एक मिनट, हम बहुपद ही गलत ले रखे हैं, ठीक है। बहुपद ही जो है हम गलत ले रखे हैं, ठीक है। देखो होता क्या है कि, एक मिनट, इसको सुधारते हैं थोड़ा सा। बहुपद को कौन सा कलर लें, पहले तो इरेजर लेते हैं, मिटाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको भी मिटाओ। अब इसके बाद देखते हैं ये कहाँ रखते हैं, यहाँ अगर हम 2 रखते हैं तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पर 2 नहीं कोई और नंबर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लिए 3 रख ले, चलो 5 रख लेते हैं, 5x रख दिए, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, इसको 18 बना देते हैं, ठीक है। अब आगे काम करते हैं। तो ये 18 दूनी 36 हो जाएगा, ठीक है। अब 36 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ो जिसको जोड़ने या घटाने में 5 आना चाहिए, और गुना करने के बाद 18 आ जाना चाहिए, 36 आना चाहिए, ठीक है। तो 9 चौका 36, गुना करने पे तो ये 9 चौका 36 आ जाएगा, और घटाने पर जो है ये 5 भी आ जाएगा। तो चलो काम करते हैं इसको लेकर के। 9 और 4 जो है अपने को मिला यहाँ से,
ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर असली काम क्या करना होता है कि साइन जो है, कौन सा साइन किसको देंगे वो डिसाइड करना होता है। अगर जोड़ने पर बीच वाला टर्म मिल रहा है ना, तो यहाँ पर जो साइन है वही साइन दोनों को दे दो, ठीक है, क्योंकि दोनों को एक जैसा साइन रहेगा तभी तो वो जुट पाएगा। और अगर घटाने पे ये बीच वाला टर्म आपको मिले तो क्या करना है आपको कि जो ये वाला टर्म है इसको बड़े वाले को देना है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग इसको तोड़े 36 को 9 गुने 4 के रूप में तोड़े, तो गुना करने पर जो है 36 आ गया, और घटाने पर जो है 5 भी आ जा रहा है। तो यहाँ पर 9 और 4 में बड़ा कौन है, 9 है, तो ये वाला यहाँ का जो साइन है वो 9 को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है 2x² -4, और उसका उल्टा साइन छोटे को मिलेगा, तो ये -4x हो गया और ये +9x हो गया, ठीक है, और -18। अब इसको हम लोग शून्यक निकाल रहे हैं तो इसको 0 के बराबर करके ही निकालेंगे हम लोग कभी भी, ठीक है। तो ये, और अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों में 2x बाहर निकलेगा, 2x बाहर निकल गया तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पर -2 बचेगा, यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, 9 को कॉमन ले लिए तो यहाँ से बचेगा x - 2 = 0। इसके बाद देखो x - 2 भी जो है यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x - 2 कॉमन आ जाएगा। फिर उसके बाद अपने पास बचेगा 2x + 9 = 0। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ये 0 है और ये कोई नंबर है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों ही 0, ठीक है। तो बारी बारी से हम दोनों को जो है, ये गुना में है, ठीक है, 0 करके देख लेते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ वही हमारा शून्यक होगा। तो एक बात यहाँ पर नोटिस करेंगे, तो ये जो अपने पास बहुपद था उसका गुणनखंड किए हैं हम लोग, है ना, ये गुणनखंड निकाले हैं, और ये गुणनखंड से ही हमें उसका शून्यक प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसलिए x - 2 को जब 0 के बराबर कर देंगे, है ना, 0 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से x का एक वैल्यू तो 2 मिलेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर दूसरी तरफ 2x + 9 को 0 के बराबर करते हैं तो x की वैल्यू अपने को मिलेगी -9/2, ठीक है। तो ये दोनों ही इसके शून्यक हैं, ठीक है। इन दोनों को अगर x की जगह पर रख दे बहुपद में तो हमें जो है इसका बहुपद यही न है, बहुपद यहाँ पर है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो वो वाला जो है बहुपद यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये जो बहुपद दिख रहा है आपको, ठीक है, इस बहुपद में x की जगह पर या तो तुम रख दो -2 या फिर रख दो 9/2, -9/2, तब जाकर जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है मिड टर्म से भी जो है फैक्टराइज करके उसका गुणनखंड निकाल सकते हैं हम लोग। फिर आगे बात करते हैं हम लोग दूसरे तरीके पर, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इसका गुणनखंड, इसका मूल निकालने का, ठीक है। दूसरा तरीका है इसका मूल निकालने के लिए क्या है कि हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे जिसको कहते हैं द्विघात सूत्र कहते हैं इसको, ठीक है। ये होता क्या है, तो x = -b ± √b² - 4ac, ये पूरा का रूट है, /2a। इस फॉर्मूला का यूज़ करके भी हम किसी भी बहुपद का द्विघात बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं। किसी भी बहुपद का नहीं, किसी द्विघात बहुपद का शून्यक हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज़ करके। क्या बोले, x = -b ± √b² - 4ac /2a, ठीक है। अब जैसे एक दूसरा या पहले जो एग्जाम्पल लिए थे उसी को निकाल करके दिखाते हैं ना, है ना, उसी को इस फॉर्मूला पर निकाल कर दिखाते हैं।
क्या था 2x² प्लस 5x माइनस 18, यही था ना। तो ये बहुपद था। अब यहाँ से हम लोग जो है a का वैल्यू निकालेंगे तो a क्या होता है, x² का गुणांक होता है ना, तो x² का गुणांक 2 हो जाएगा। ठीक है। अब ये b होता है x का गुणांक जो कि 5 है, और c होता है अचर पद यानी कि -18 है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ निकाल लिया। अभी इसके बाद जो है हम लोग फार्मूला लगा देते हैं सीधे, इसलिए द्विघात सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x = -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, पूरे का डिवाइडेड बाई 2a। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही। ठीक है, b की जगह पे 2 आ जाएगा, सॉरी b की जगह पे तो 5 आना है ना, b की जगह पे जो है 5 आना है, प्लस माइनस b² माइनस 4ac है ना, c -18 था। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, a की जगह पे भी 2 था। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, ये -5 प्लस माइनस ये 5 का स्क्वायर जो है, यहाँ पर ध्यान से देखना, इस 5 का स्क्वायर 25 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 18 8 कितना होता है, बोलो जल्दी से, ये 25 और 18 का 8 जो है, 18 को 8 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64। ठीक है, 8 8 64, ये 144 इतना ही होता है ना। ठीक है, होता होगा इतना ही, हमको क्या पता। ठीक है, उसके बाद देखो ये 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो यहाँ से आगे क्या होगा, आगे करेंगे तो x = -5 प्लस माइनस और 25 और 144 को जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि 169 आ जाना चाहिए। ठीक है, 169 आएगा तो √169 हो गया ये बाई 4। ठीक है, x = -5 प्लस माइनस इसका रूट बाहर निकलेगा 169 का तो 13 हो जाएगा बाई 4। अब इसके बाद जो है प्लस माइनस का मतलब हो गया कि x का अलग अलग वैल्यू कर दो। ठीक है, x का अलग अलग वैल्यू कर दो। x का एक वैल्यू हो जाएगा माइनस में -5 माइनस 13/4 और x का दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, x का दूसरा वैल्यू हो जाएगा -5 प्लस 13/4। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, x = ये 13 5 18 हो जाएगा, -18 हो जाएगा और बटा में 4। ठीक है, 18 कुछ तो गड़बड़ है भाई, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए इसीलिए कहते हैं लोग। ठीक है, इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 9 13 में से 8 हो जाएगा ना, 8/4 तो ये तो 2 से कट जाएगा, तो x का एक वैल्यू तो 2 आ गया। ठीक है, और ये 2 से कट जाएगा, गड़बड़ नहीं है कुछ भी, सब सही है। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिला, x का वैल्यू एक तरफ मिला -9/2 और दूसरी तरफ मिला x का वैल्यू 2। यही तो हमें पहले भी मिला था जब गुणनखंडन विधि से बनाए थे, तो यही चीज़ मिला था x की जगह पे। ठीक है, तो इस तरह से भी हम जो है इसका शून्यक जो है निकाला जा सकता है। ठीक है, अब अगले दिन जो है इसके शून्यकों को लेकर और भी बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं।